सबसे पहले हम पढ़े थे मगध साम्राज्य, उसके बाद हम आए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ा है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र का नाम है अशोक। तो हम बिंदुसार के बारे में बता दिए हैं, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता चुके हैं। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पोता अशोक सम्राट के बारे में, ठीक है। तो आइए, बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक और अशोक का शासन काल देखा जाए तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र है और यह जो अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक बना। मौर्य वंश का तीसरा शासक बना अशोक। अशोक अपने पिता के शासन काल में है, जब पिता राजगद्दी पर बैठे हुए थे, मौर्य साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठे हुए थे, उस समय अशोक जो है उज्जैन और तक्षशिला का शासक रह चुके थे। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि मान के चलिए किसी देश का प्रधानमंत्री होता है और उस देश में बहुत सारे राज्य होते हैं, ठीक ना, और उस राज्य के भी एक मुख्यमंत्री होता है। ठीक उसी प्रकार पूरे मौर्य साम्राज्य का शासक था उस समय बिंदुसार, और उस बिंदुसार जब शासक थे उस समय तक अशोक जो है उज्जैन का भी शासक रह चुके थे और उस समय वह अशोक जो है तक्षशिला का भी शासक रह चुके थे, ठीक है। अशोक के पत्नी है, ऐसे तो उनके बहुत सारी पत्नियां हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो जिसकी चर्चा है, जिनके पुत्र है जो आगे जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं के बारे में लिए हैं, जिनका नाम है देवी। अशोक के एक पत्नी है, ठीक ना, जिनका नाम है देवी। जिनका नाम है देवी एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म देते हैं, ठीक ना। जिनका नाम था, एक पुत्र का नाम था जिनका नाम था महेंद्र और एक पुत्री था जिनका नाम था संघमित्रा। पुत्री का नाम था संघमित्रा, पुत्र का नाम था, क्या नाम था, महेंद्र। चलिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध करते हैं। किसका? कलिंग का युद्ध करते हैं और इस कलिंग के युद्ध में अशोक ही जीत जाता है, ठीक है ना। तो अशोक जो होता है जब कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में करते हैं तो उस समय अशोक सम्राट, जब अशोक मौर्य साम्राज्य पर गद्दी पर जब बैठते हैं उस समय मौर्य साम्राज्य में अशोक के शासन काल में नेपाल, उत्तरी भारत, जो अभी उत्तरी भारत जो है पूरा, ठीक ना, दक्षिणी भारत के मैसूर तक, कश्मीर के कुछ भाग, ठीक है ना, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, बैक्ट्रिया आदि जो है, ये सभी जो है उस समय कलिंग के युद्ध के दौरान ही बढ़ा था। नेपाल भी भारत मौर्य साम्राज्य में आया कब? जब कलिंग का युद्ध हुआ तब। बलूचिस्तान भी कब आया? जब कलिंग का युद्ध हुआ तब। ये सभी जो है दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, कश्मीर के कुछ भाग, ये सभी के सभी कलिंग के युद्ध के बाद ही मौर्य साम्राज्य में शामिल हो पाया। और जब ये सभी शामिल हो गया उसके बाद मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया, ठीक है ना। और इसी साम्राज्य को हम लोग बोलते हैं अखंड भारत के नाम से भी हम लोग जानते थे। चलिए, अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है, अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि राज्याभिषेक, कितने कौन सा है अभिषेक? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का मतलब होता है जिस वर्ष या जिस समय राज्य अभिषेक होता है उसी के समय से वह व्यक्ति राजगद्दी पर बैठता है। तो जिस समय राज्याभिषेक हुआ किनका? अशोक का, उसी समय मौर्य साम्राज्य का शासक बने। तो मौर्य साम्राज्य का शासक जब बने उसके 8वें वर्ष के बाद, उसके 8वें वर्ष यानी 8वें वर्ष के बाद जो है 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त हुआ। यानी कि 261 ईसा पूर्व में जब वह कलिंग का युद्ध स्टार्ट करते हैं और जब राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में होता है उसके 8 साल बाद तक युद्ध चलता ही रहता है और तब जाकर आपका क्या होता है? कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। और जब कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं तो नेपाल, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत के मैसूर, ये सभी जो जगह है वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। यह पता चलता है कि कलिंग का युद्ध जो है कि अशोक का राज्याभिषेक है 8वें वर्ष के बाद उस पर विजय प्राप्त हुआ था। और इस युद्ध में 1.5 लाख लोग जो है बंदी बना लिए गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख लोग जो है मारे गए थे। 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख लोग जो है मारे गए थे। और इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक को काफी दुख हुआ और उसी समय
उसी समय अशोक ने यह प्रतिज्ञा लिया कि शस्त्र कभी नहीं ग्रहण करेंगे, शस्त्र कभी ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो इसमें इतना लोग मारे गए जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब मान के चले किसी एक व्यक्ति का मृत्यु होता है तो खून कितना गिरता है, समझ सकते हैं कि कलिंग के युद्ध में 1.5 लाख लोग मारे गए होंगे। और 1.5 लाख लोग जब मारे गए होंगे तो कितने खून गिरा होगा। और उस खून को देखकर अशोक का जो मन है काफी द्रवित हो गया, ठीक ना, काफी उनको दुख। उसी समय प्रतिज्ञा लेते हैं कि देखिए अब हम कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है, शस्त्र नहीं उठाएंगे तो क्या कीजिएगा? तो उन्होंने एक काम किया, ठीक ना, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो गठित सेना था उसका भंग कर दिया। और अशोक ने युद्ध के विजय, जो मतलब कि युद्ध करके जो विजय प्राप्त करते थे उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया? धर्म विजय का निश्चय कर लिया। यानी कि अब युद्ध नहीं करना है, अब धर्म का काम करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है। युद्ध जब तक करना था कर लिए, अब हमको धर्म प्रचार करना है, अब हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। कौन कहते हैं? अशोक कहते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? 13वें शिलालेख से। किसके शिलालेख से? अशोक के 13वें शिलालेख से। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य के विस्तार की नीति को अब नहीं अपनाकर धर्म प्रचार की नीति अपनाने लगे। जब कलिंग के युद्ध हुआ तो टर्निंग पॉइंट जो है कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक के जीवन में आता है, ठीक ना। तो अशोक ना तो कलिंग का युद्ध होता और ना ही जो इतने बड़े सम्राट जो थे अशोक, उसका उन्होंने धर्म परिवर्तन यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार में उनका योगदान नहीं होता यदि कलिंग का युद्ध नहीं होता। तो कलिंग के युद्ध जब हुआ उसमें उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार की नीति को नहीं अपनाकर वह धर्म प्रचार की नीति अपनाने लगते हैं और वह धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो जब धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो सिर्फ भारत में ही नहीं करते धर्म प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ विदेश में भी करते हैं। और अपने धर्म का प्रचार करने के विदेश में भी अपने राजदूत को भेजना शुरू कर दिए थे, ठीक ना। अशोक जो है, अशोक जब भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए जब अपने राजदूतों को भेजना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए आज के समय में इसीलिए हम लोग जो है आज अशोक सम्राट को महान सम्राट कहते हैं, ठीक ना। उनके कलिंग का युद्ध ही उनको बदल कर रख दिया। कलिंग के युद्ध न होता और न ही उनके अंदर मानवता की सेवा का जो भाव जो उनके अंदर जागृत हुआ वो नहीं हो पाता। तो उनके अंदर मानवता की सेवा, जीवों का कल्याण, दया का भाव, ये सभी जो है कलिंग युद्ध के बाद ही उनके हृदय में जागृत होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं अशोक एक महान सम्राट बना। तो इससे क्वेश्चन आता है क्लास 12th में कि कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन करें, ठीक ना। आप लोग इसका जो हम अभी जो टॉपिक पढ़ा है इस टॉपिक पर हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन करें, ठीक ना। कलिंग युद्ध पर प्रकाश डालें, ठीक ना। यही आपका क्वेश्चन है, होमवर्क आप लोग कल करके लाइएगा, ठीक है।